हेलो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम लोग दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के विषय में चर्चा करने वाले हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि इस महाद्वीप में पक्षियों की लगभग 200 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी इसी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है, जिसे एंडीज पर्वत कहा जाता है। एंडीज पर्वत विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। ये देखिए किनारों पर पतली है, बीच में मोटी है, फिर यहाँ इस किनारे पर पतली है। इसकी सर्वाधिक चौड़ाई यहाँ पर होती है बोलीविया देश में। यहाँ बोलीविया देश स्थित होता है और इसकी सर्वाधिक लंबाई यहाँ चिली देश होता है पतला सा, तो वहाँ पर पाया जाता है। अब आइए इसके प्रमुख चोटियों के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिएगा कॉटपेक्सी है। कॉटपेक्सी यह विश्व का सबसे ऊंचा जागृत ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचा जागृत ज्वालामुखी, जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, ये इक्वेडोर में होता है और इसके साउथ में यहाँ नीचे इक्वेडोर देश में ही दूसरा पर्वत शिखर है चेम्बराजो, जिसे चेम्बराजो कहते हैं। इसके बाद देखिएगा इस एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर पाई जाती है, जिसको एकांकागुआ कहा जाता है। यह एंडीज का सर्वोच्च शिखर है। एंडीज का सर्वोच्च शिखर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बोलीविया होता है। बोलीविया का पठार स्थित है। बोलीविया का पठार, बोलीविया का पठार ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पठार है और इस पठार पर देखिए बोलीविया की राजधानी लापाज स्थित है। लापाज दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है और इसी पठार पर टिटिकाका झील स्थित होती है और ये टिटिकाका झील भी पूरी दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। उसके बाद देखिए यहाँ पतला सा देश चिली होता है और इस चिली के उत्तर में उत्तरी भाग में एक मरुस्थल स्थित होता है। यहाँ पर इसको कहा जाता है अटाकामा का मरुस्थल और यह देखिएगा विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल। ठीक है, चूँकि ये देखिए इस महाद्वीप के पश्चिमी भाग में पाया जा रहा है और दुनिया के जो भी बड़े मरुस्थल होते हैं इस तरह के, तो वो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ही पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिएगा पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा चलती है यहाँ इस तट पे, और जहाँ पे ठंडी जलधारा चलेगी तो पानी का वाष्पीकरण कम होगा, परिणाम स्वरूप बादल कम बनेंगे और वर्षा कम होती है। ठीक है, तो ये विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल अटाकामा का मरुस्थल है और ये चिली के उत्तरी भाग में स्थित होता है। उसके बाद देखिएगा ये वाला चिली का मध्य वाला भाग, इसको कहा जाता है मध्य चिली। मध्य चिली की जलवायु भूमध्य सागरी होती है। भूमध्य सागरी। अब देखिए भूमध्य सागरीय जलवायु की क्या विशेषता होती है। भूमध्य सागरीय जलवायु की सबसे मुख्य विशेषता है कि वहाँ पर जाड़ों में वर्षा होती है
और ग्रीष्म ऋतु शुष्क होता है। जाड़ों में वर्षा जो होती है वो पछुआ पवन के द्वारा होती है। हम लोगों के यहाँ अधिकांश वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है, लेकिन भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जो मुख्य वर्षा होती है वो जाड़े के मौसम में ही होती है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु की यही सबसे मुख्य विशेषता होती है कि जाड़े में वर्षा होना। किस पवन के द्वारा होती है, पूर्वा या पछुआ? तो पछुआ पवन के कारण होती है। ठीक है, तो ये मध्य चिली की जलवायु भूमध्य सागरीय है। उसके बाद देखिएगा, ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। अमेजन नदी, और अमेजन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी देखिए यहाँ पर मदिरा है। कौन नदी है? मदिरा। और एक नदी देखिए अंडीज पर्वत से निकलकर ऐसे प्रवाहित होते हुए यहाँ पर अमेजन नदी में मिल रही है, और जहाँ पे ये मिलती है एक स्थान है मानस। मानस, ठीक है, और ये बंदरगाह होता है, बंदरगाह। मानस बंदरगाह नदी पर, ये इस नदी पर स्थित है, और यह विश्व का सबसे आंतरिक भाग में स्थित बंदरगाह होता है। आंतरिक भाग में ये अंदर की ओर है, क्योंकि जो बंदरगाह होते हैं वो समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र में होते हैं। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अंदर है, और पूरी दुनिया में इतने अधिक आंतरिक भाग में कोई बंदरगाह नहीं है। इसलिए मानस बंदरगाह विश्व का सबसे अंदरतम या आंतरिक क्षेत्र में स्थित बंदरगाह होता है। ये अमेजन नदी है, इसकी तमाम सहायक नदियां आकर के इसमें मिलती हैं, मिल जाती हैं। इस तरह से अमेजन नदी में सहायक की भी सहायक नदियां तमाम इसमें मिल जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक मुख्य नदी हो, मान लीजिए अमेजन नदी है, और इसमें तमाम उसकी सहायक नदियां आकर के मिल रही हैं। सहायक की भी सहायक नदियां इस तरह से मिल रही हैं। तो एक मुख्य नदी और उसकी तमाम सहायक नदियों के द्वारा सिंचित जो जल क्षेत्र होता है उसी को नदी बेसिन कहते हैं। क्या बोलते हैं? नदी बेसिन कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए, मान लीजिए पानी अगर बरसात हुई तो पानी इस नदी में आएगा, इस नदी के द्वारा ये इस नदी से होते हुए मुख्य नदी में पहुँच जाता है। तो नदियों का जो जल ग्रहण क्षेत्र होता है उसी को नदी बेसिन कहते हैं। चूँकि अमेजन नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, और ये अमेजन बेसिन जो होता है दुनिया का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। और ये वृक्षाकार प्रतिरूप है। ये देखिए, जैसे पेड़ नहीं है, पेड़ होता है ऐसे, उसमें तमाम शाखाएं इधर उधर से आकर के मिली रहती हैं। तो यहाँ पर देखिए वृक्ष की तरह से प्रतिरूप इसका बनता है, इस नाते वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है। अब देखिए, अमेजन बेसिन में जो वन पाए जाते हैं विषुवतरेखी वर्षा वन, उन विषुवतरेखी वर्षा वनों को यहाँ पर एक विशेष नाम दिया गया है सेल्वास। ठीक है, सेल्वास वन अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले विश्व के सबसे बड़े विषुवतरेखी वर्षा वनों का जमघट होता है, और इसी सेल्वास वनों को विश्व का फेफड़ा कहते हैं। विश्व का फेफड़ा। देखिए, हम लोग जो सांस लेते हैं अंदर ऑक्सीजन, वो फेफड़े में जाती है। उसी तरह से यहाँ पर जो अमेजन बेसिन के जो वन हैं सेल्वास वन, ये कहा जाता है इसमें विश्व की 20% से भी अधिक ऑक्सीजन यहाँ पर पाई जाती है, और इसलिए इनको विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। इन वनों का देखिए पर्यावरणीय दृष्टिकोण से महत्व है, आर्थिक दृष्टिकोण से उतना महत्व यहाँ पर इनका नहीं है, क्योंकि ये वन बहुत सघन हैं। वृक्षों की इसमें बहुत सारी प्रजातियाँ हैं, एक ही प्रजाति के वृक्ष नहीं पाए जाते हैं। इन वृक्षों को काटना बड़ा मुश्किल है। अगर मान लीजिए काटने के लिए आप जाते हैं, किसी वृक्ष को काट लेते हैं, तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि लताओं वाली झाड़ियाँ उसको ऐसे 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 लपेटे रहेंगी, तो उसको छुड़ा पाना बड़ा मुश्किल है। कहीं उन झाड़ियों में से इस तरह से करता हुआ अगर दिखाई दिया तो हाँफते काँपते हालत भी ख़राब हो जाएगी।
ठीक है। तो ये विश्व के सबसे बड़े विषुवतरेखी वर्षा वन, इन वनों को सेल्वास कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा, ये ब्राज़ील देश है। ब्राज़ील देश विश्व का 5वां बड़ा देश होता है। और पहला बड़ा देश देखिएगा, ये आपका रूस है, दूसरा कनाडा है, तीसरा चीन है, चौथा USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, 5वां ब्राज़ील है, 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है और 7वें नंबर पर अपना देश भारत होता है। तो ब्राज़ील 5वें नंबर का बड़ा देश है। तो ब्राज़ील देखिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का ये सबसे बड़ा देश है और विश्व में इसका नंबर है 5वां। ये देखिएगा, यहाँ से जो रेखा गुजरती है 0 डिग्री विषुवत रेखा, और यहाँ से मकर रेखा, ये दोनों रेखाओं को काटता है। ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पर ब्राज़ीलियन उच्च भूमि पाई जाती है। यहाँ की भूमि ऊंची है, इसे ब्राज़ीलियन हाईलैंड के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर देखिएगा एक घास पाई जाती है, घास भूमि इन क्षेत्रों में। इन घास भूमियों को कंपास कहते हैं। कंपास या कंपोस, ये ब्राज़ील में है। ठीक है। और इसी तरह देखिएगा, ये अर्जेंटीना इधर देश होता है और अर्जेंटीना के इन क्षेत्रों में एक घास भूमि पाई जाती है इस तरह से। यहाँ पर इसको पंपास कहते हैं। अर्जेंटीना में प्रमुख रूप से पाई जाती है। और यहाँ पर एक देश होता है उरुग्वे। ठीक है, उरुग्वे तक इसका विस्तार होता है, लेकिन ये अधिकांश भाग इसका अर्जेंटीना में होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, एक घास भूमि यहाँ पर वेनेजुएला देश है। वेनेजुएला देश होता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का। यहाँ पर एक घास भूमि पाई जाती है जिसको लानोज कहते हैं। क्या कहते हैं? लानोज कहा जाता है। तो इस तरह से ये 3 घास भूमियाँ दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में सबसे महत्वपूर्ण हैं। ये देखिए, कंपास और पंपास में बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि कंपास ब्राज़ील की है कि अर्जेंटीना की है। तो इसको देखिएगा, यहाँ ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री अक्षांश यहाँ से जाती है। तो इस विषुवत रेखा के कंपास कौन है? ये ब्राज़ील वाली है, तो ये इसको कहा गया कंपास। और जो दूर है वो पंपास यानी अर्जेंटीना में है। ये लानोस देखिएगा विषुवत रेखा के नज़दीक है ये घास, इस नाते यह उष्णकटिबंधी घास होगी। और ये कंपास भी विषुवत रेखा के नज़दीक है, इसलिए ये भी उष्णकटिबंधी घास होगी। जबकि ये पंपास विषुवत रेखा से इसकी दूरी अधिक होती है, इसलिए ये शीतोष्णकटिबंधी घास होती है। इसके बाद भी देखिए कुछ और भी घासें पाई जाती हैं। जैसे यहाँ पर ये ब्राज़ील के उत्तर में यहाँ पर एक झाड़ी पाई जाती है, कटिंगा जिसको कहते हैं। कटिंगा या कटिंगस कहा जाता है। अर्जेंटीना के उत्तर में एक घास भूमि होती है जिसको ग्रान चाको कहते हैं। कुछ ब्राज़ील में बोलीविया और पराग्वे इस क्षेत्र में माटो ग्रासो कहते हैं। माटो ग्रासो कहा जाता है। अब देखिए, विश्व की कुछ घास भूमियों से इनका हम कंपेयर कर दें, और प्रमुख रूप से आप देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप। ये देखिए अफ्रीका महाद्वीप है।
ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है, ये भूमध्य सागर, यहाँ जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा अफ्रीका महाद्वीप के मध्यवर्ती भागों में जो घास भूमि होती है उसको कहते हैं सवाना घास, सवाना ग्रासलैंड। ठीक है, ये 0 डिग्री है, सवाना ग्रासलैंड। और ये देखिएगा दक्षिण अफ्रीका देश है जहाँ से गांधी जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। इस दक्षिण अफ्रीका देश में यहाँ पर एक पठार है, कारू पठार पर एक गुच्छेदार घास के मैदान पाए जाते हैं जिनको वेल्ड कहा जाता है, वेल्ड। ठीक है, तो ये देखिएगा ये सवाना जो विषुवतरेखी क्षेत्र में पाई जा रही है, ये किस प्रकार की घास होगी? यह है उष्णकटिबंधी घास है, उष्णकटिबंधी घास भूमि है, ग्रासलैंड, घास भूमि। और जो देखिएगा विषुवत रेखा से दूर पाई जा रही वेल्ड, ये शीतोष्ण कटिबंधी घास भूमि होगी, शीतोष्ण कटिबंधी घास भूमि। ठीक है, तो यहाँ पर जो घास भूमियाँ हैं जैसे लानोज हुआ और ये आपका कंपास हुआ, ये सवाना प्रकार की घास है, जबकि ये पंपास ग्रासलैंड जो होता है ये शीतोष्ण कटिबंधी घास होता है। उत्तरी अमेरिका में भी घास भूमियाँ पाई जाती हैं जिनको प्रेयरी कहा जाता है, तो प्रेयरी भी शीतोष्ण कटिबंधी घास है और उसको कंपेयर करना रहेगा तो हम पंपास से करेंगे। ठीक है, और इसी पंपास घास भूमि में एक घास की प्रजाति है अल्फा अल्फा, अल्फा अल्फा। यह विश्व की सबसे अधिक पौष्टिक घास होती है। ठीक है, विश्व की सबसे अधिक पौष्टिक घास अल्फा अल्फा है और ये पंपास घास भूमि में पाई जाती है। उसकी एक वैरायटी होती है, इसको जानवर खा करके, भेड़ और बकरे खा करके जल्दी से तैयार हो जाते हैं। उसके बाद देखिए वेनेजुएला के बारे में हम बता रहे थे। वेनेजुएला देखिएगा खनिज तेल, ये खनिज तेल के लिए जाना जाता है। विश्व में सबसे अधिक खनिज तेल का भंडार इसी वेनेजुएला देश में पाया जाता है। और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात, एंजिल वाटरफॉल, ये भी वेनेजुएला देश में पाया जाता है। और विश्व सुंदरियों का रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे तो भले ही ये विषुवतरेखी क्षेत्र में ये स्थित है वेनेजुएला, उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा विश्व सुंदरियाँ यहाँ से चुनी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ब्राज़ील को कहवे या कॉफ़ी का देश कहा जाता है। ब्राज़ील को क्या कहते हैं? कहवे का देश। ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा, विश्व में बहुत ज़्यादा कहवे का उत्पादन करता है। और यहाँ पर देखिएगा एक मार्केट होती है साओ पोलो, साओ पोलो। ब्राज़ील के इस साओ पोलो शहर को विश्व की कहवा मंडी कहा जाता है, विश्व की कहवा मंडी साओ पोलो को कहते हैं। और इसी के निकट देखिए यहाँ पर एक तटवर्ती क्षेत्र में बंदरगाह होता है और यहीं से इस कहवे को दुनिया के विभिन्न देशों में निर्यात किया जाता है। तो इसका नाम है सेंटोस बंदरगाह, सेंटोस। सेंटोस को विश्व का कॉफ़ी पोर्ट, विश्व का कॉफ़ी पोर्ट या कॉफ़ी बंदरगाह कहा जाता है। ठीक है, तो और देखिए ब्राज़ील में कहवा के जो बड़े बड़े बागान होते हैं, उन बागानों को वहाँ के लोग जो फजेंडा कहा जाता है,
फजेंडा। ठीक है, ब्राज़ील में कहवा बागानों को क्या कहते हैं? फजेंडा कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े कहवा के बागान होते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक मरुस्थलीय क्षेत्र होता है, ये आपका अर्जेंटीना में पड़ेगा, और जिसको कहा जाता है पेटागोनिया मरुभूमि, और इसको शीत मरुस्थल भी कहते हैं। ये कहाँ पे है? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में। ठीक है, उसके बाद देखिए ये वाला द्वीप जो है इसको कहा जाता है टेरा डेल फ्यूगो। ये टेरा डेल फ्यूगो द्वीप जो है इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है, और इस पर यहाँ पर इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का दक्षिणी बिंदु होता है केप हार्न। इसको क्या कहते हैं? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी बिंदु को केप हार्न कहा जाता है। और टेरा डेल फ्यूगो के दाईं ओर यहाँ पर देखिएगा फॉकलैंड द्वीप स्थित है, और इस फॉकलैंड पर किसका अधिकार है? यूनाइटेड किंगडम का अधिकार है। फॉकलैंड द्वीप देखिए, इसको याद रखिएगा, क्योंकि समुद्री जलधारा जब पढ़ाया जाएगा तो यहाँ फॉकलैंड की ठंडी जलधारा चलेगी। ठीक है, फॉकलैंड की जलधारा चलेगी। तो इस तरह से आज हम लोगों ने दक्षिण अमेरिका के विषय में चर्चा किया। इसके बाद अगले क्लास में हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।